हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20 है, जो कि आपका लास्ट है। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं आप कि हम कौन से पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट शुरू करें। ये हमें आप जरूर बताएं। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपका 20 है, जो कि लास्ट है, इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम आप कौन से पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट करवाएं। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका दिया 20 से क्वेश्चन नंबर आपका 1 से जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है 90, उनको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में होते हैं, तो ये होता है आपका आधिकारिक प्रतीक खजूर का पेड़। दोस्तों, आरबीआई की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है, जबकि जो कि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1949 को हुआ है। यानी कि आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1949 को हुआ है, जबकि इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है आपके शक्तिकांत दास। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है। तो एकमात्र ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों, वो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो एकमात्र डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं तीसरा, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता था या किया गया है। तो किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया है। तो दोस्तों, इस राष्ट्रीयकरण आरबीआई का जो हुआ है वो आपका 1949 में हुआ है, जबकि इसकी स्थापना जो हुई है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो ऊपर हम बता चुके हैं, शक्तिकांत दास। और जो इसकी जो शक्तिकांत दास जो है, और जबकि इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका मुंबई में। और इसके जो पहले गवर्नर हैं दोस्तों वो थे सी डी देशमुख इसके पहले गवर्नर थे। और इसका जो अधिनियम था राष्ट्रीयकरण का वो 1948 के आधार पर इसका 1949 में इसका जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ था। जबकि इसके जो अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के इसके आधार पर इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1945 अधिनियम यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा, पित्त सत्तात्मक समाज क्या है। तो पित्त सत्तात्मक जो समाज है वो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथे का हो जाएगा वो भी, वैसा समाज जहां पुरुषों का मान महिलाओं से ज्यादा होता है। ऐसा समाज जिसमें पुरुषों का मान जो होता है वो महिलाओं से ज्यादा होता है, उसी को हम कहते हैं पित्त सत्तात्मक समाज। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर, शहर या योजना के लिए प्रसिद्ध थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर या शहर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, पांचवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका छठवां, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों, छठवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सातवां, असम राज्य का नाम उस जनजाति का रखा जाता था जिसने उस क्षेत्र को जीता था, यह कबीला कहां से आया था। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था, यह कबीला कहां से आया था। तो आपके जो 7 नंबर का जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, श्याम, यानी कि थाईलैंड से। दोस्तों, श्याम जनजाति के नाम पर भारत का एक राज्य है वो है असम। यह जनजाति थाईलैंड से संबंधित है। थाईलैंड का जो प्राचीन नाम था वो था श्याम। दोस्तों वो था श्याम, तो श्याम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका आठवां, रणथंभौर क्या था। तो आठवें का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यह एक राजपूत दुर्ग था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों नौवां, अकबरनामा किसने लिखा था। यानी कि अकबरनामा किसने लिखा है।
तो दोस्तों अकबरनामा जो लिखा है वो लिखा है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अकबरनामा यानी कि इसमें जो है अकबर का इतिहास को अकबर के सचिव व नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने लिखा था। इस पुस्तक के जो 3 भाग हैं, तीसरा भाग है आईने अकबरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो 10वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी का विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। यह शेरशाह सूरी के समकालीन था। इसकी जो प्रसिद्ध वो थी कृति वो थी पद्मावत। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध कृति है। जबकि जिसने इसमें जो है पद्मावत में जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के प्रेम प्रसंग का जिक्र किया गया है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11वां। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 11वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा आपका हो जाएगा 1931। दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस की ओर से गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए सहमत हो गए थे और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गई थी और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस समझौते की जो पुष्टि कर दी गई थी। इस प्रकार गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो होता आपका 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12वां। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो दोस्तों 12वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माता जीजाबाई और गुरु कोंडव देव, यानी कि सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद इनके जो गुरु थे वो थे कोंडदेव का प्रभाव पड़ा था। सायाजी भोसले तथा तुकाबाई मोहिते का प्रभाव नाम मात्र था और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के जो आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव पड़ा था। तो इसमें सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आपका माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते 13वां। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो दोस्तों 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, राजा राम। 13वें का ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14वां। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो 14वें का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, साहेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15वां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 15वें का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16वां। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सबने अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था कहाँ हुआ था? तो 16वें का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 16वें का वो हो जाएगा आपका डी, लाहौर में। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो 17वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित रविशंकर ने। दोस्तों मोहम्मद इकबाल के जो गीत है सारे जहां से अच्छा उसे जो संगीतबद्ध किया है वो किया है पंडित रविशंकर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18वां। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की थी? तो 18वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 1940 में। दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की स्पष्ट मांग सर्वप्रथम 1940 यानी कि मार्च 1940 में की थी, मार्च 1940 में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था वे पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपका मुस्लिम लीग के भारत विभाजन की जो मांग की थी वो की थी 1940। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19वां। सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया। तो 19वां का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। ऑप्शन नंबर आपका डी, सबने अवज्ञा। जबकि दोस्तों जो आंदोलन हुआ वो 1930 में हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20। पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य इलाका है वो पेशवा बाजीराव प्रथम नहीं जीत पाए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 22। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो 22 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, केपलर ने यह बताया था। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु जो है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूलकण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बर्फ और गैस के संग्रह को धूमकेतु कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? निम्नलिखित किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? तो 24 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते 25। लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मिस्र में। चलिए क्वेश्चन में अगला 26 देखते हैं। चिपको नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी व्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। भारत में जंगली गधा यानी वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो 27 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी, 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट है वो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, जबकि यह पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? इनमें से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रत्ना गेहूं की किस्म नहीं है, HYV नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, खरीफ का मौसम। जो जुलाई से अक्टूबर का जो नवंबर तक का जो अवधि है वो आपकी खरीफ का मौसम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 31। हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो दोस्तों हरित क्रांति जो आपकी आरंभ हुई थी इस ऑप्शन के अनुसार 1960 ईस्वी में। दोस्तों हरित क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हरित क्रांति शब्द जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था आपका विलियम गॉड ने। यानी हरित क्रांति शब्द जो सबसे पहले दिया था वो दिया था आपका विलियम गॉड ने, जबकि यह 1966 से 77 की ईस्वी में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति। भारत में 1966 से 1977 की ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जबकि भारत में जो है आपके हरित क्रांति की जो जनक है स्वामीनाथन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो 32 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सहकारी खेती।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? तो दोस्तों 33 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, निर्धारित अधिकतम मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सफल रही हरित क्रांति। जबकि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1966 से 67 में। जबकि हरित क्रांति शब्द जो दिया है वो आपका दिया है विलियम गॉर्ड ने। जबकि इसके जो जनक भारत में है वो स्वामीनाथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ जो है वो किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो आपका 35 का जो हो जाएगा आपका दोस्तों भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ। जबकि जो है आपकी मैकमोहन रेखा है जो आपकी भारत और चीन के बीच है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका रेड क्लिफ पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। मूल सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूल सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 37। आंतरिक लेन देन किससे संबंधित है? आंतरिक लेन देन इनमें से किससे संबंधित है? तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर आपका बी, शेयर बाजार से संबंधित है आंतरिक लेन देन। दोस्तों आंतरिक लेन देन में जो है, आंतरिक लेन देन का जो अर्थ होता है वो होता है कंपनियों के भीतर गुप्त सूचना के आधार पर शेयरों का व्यापार करना, जो होता है वो आपका आंतरिक लेन देन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को कहा जाता है? आय बढ़ने के साथ वस्तु की जब मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उच्चतर वस्तु। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई? भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई? तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छोटी जोतों के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला है 40। इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो दोस्तों 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बैंकों का ऋण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है? तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास जो बची आय होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्रयोज्य आय। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा तो हो जाएगा आपका डी, अपने विवेक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपका 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपकी विधान परिषद है, जो आपका एक है बिहार है आपका, और महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है विधान परिषद। इनमें से विधान परिषद जो है आपकी वो आंध्र प्रदेश में है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार के आपके 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन उसे समाप्त किया जा सकता है? तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के तहत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया, यह किसके अंतर्गत आता है? तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया, यह जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं अगला 46। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य
विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, यानी कि 500। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 48। संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? यानी कि अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो 48 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, राज्य सरकार के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार का अतुलनीय विशेषता है? इनमें से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो दोस्तों आपका 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51। प्रोटेनोपिया एक प्रकार की बर्दानता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता? प्रोटेनोपिया एक प्रकार की बर्दानता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं पहचान पाता? तो दोस्तों 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी रंग, हरा, लाल और नीला। दोस्तों प्रोटेनोपिया एक प्रकार की बर्दानता है, इसमें रोगी हरा, लाल तथा नीले रंग में विभेद नहीं कर पाता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। डॉपलर प्रभाव लागू होता है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए तथा दोनों पर, यानी कि प्रकाश तरंगों पर और ध्वनि तरंगों पर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, एंस सेल्सियस ने सेंटीग्रेड का जो आपका आविष्कार किया था वो किया था एंस सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 54 देखते हैं। तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है, तो 54 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सीसा विषाक्तता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद है? इनमें से कौन वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद है? तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका 56। पर्यावरण में खालिस्तान की उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, तो आपका 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57। हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वितीयक दंत से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 1.36 किलोग्राम के बराबर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59। ऑयस्टर किस संघ से संबंधित है? ऑयस्टर किस संघ से संबंधित है? तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा आप दोस्तों डी, मोलस्का। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। निम्न में से किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है? किन जंतुओं में शरीर गुहा उपस्थित होती है? तो दोस्तों आपका 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, एसिलोमेट। एसिलोमेट। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो आपकी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जबकि इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1939 ईस्वी में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका 62। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं यह लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया है वो आपका दिया बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिन्हा और सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं है। जबकि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, दोस्तों यह जो कहा था वो कहा था आपका लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य बाल
बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63, दांडी यात्रा की गई, दांडी यात्रा की गई, तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1930 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा इन जो शुरुआत की थी आपकी 12 मार्च 1930 से, और ये खत्म जो की थी आपकी वो की थी 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल को खत्म की थी दांडी में, और इसी के अगले दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी आपकी 6 मार्च के बाद। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पटना में। दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो थी पटना में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? इनमें से किसी नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बाल गंगाधर तिलक, जो कि जो थे आपके गरम दल के नेता थे। इन्हें नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता, जबकि जो आपके 3 ऑप्शन दिए हैं ये थे आपके नरम दल के, नरम दल से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आपके गरम दल से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 66, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सिंगापुर में। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1943 ईस्वी में, और क्रांतिकारी जो रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में किया था, जो किया था इसका गठन वो किया था रास बिहारी बोस ने किया था। जबकि 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पटना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 23 मार्च 1931 को। 68 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 23 मार्च 1931। दोस्तों सांडर्स हत्याकांड में लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो 69 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऊधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। दोस्तों 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के गवर्नर रह चुके जनरल डायर की जो जिसके आदेश से जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में असंख्य निहत्तों को गोलियों से मार दिया गया था। इसी कारण सरदार ऊधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 70, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो आपका किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 में, और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका महात्मा गांधी ने, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान के पास। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 71, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 72 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, ओजोन परत का संरक्षण। 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका हुआ था, यह हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी में।
जबकि दोस्तों 16 सितंबर को आपको मनाते हैं, वो मनाते हैं ओजोन दिवस। ओजोन दिवस, ओजोन, इसी कारण ओजोन परत की सुरक्षा और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण के में योगदान देने वाले रसायनों के उत्पाद और उपयोग को विनियमित करना था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 74, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छ की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो ये करता है आपका SDG 6, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य SDG 6 सभी प्रकार के जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं दोस्तों वो हैं आपके 6। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो आपके 6 हैं, और जैसे कि उसमें गरीबी है, असमानता है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण और शांति और न्याय सहित, यह है हमारे 4 SDG के जो सतत विकास प्रबंधन हैं। तो सतत विकास के लक्ष्य वो है वो आपके 6 हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, SDG 6। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75, रामसर अभिसमय किससे संबंधित है? रामसर अभिसमय किससे संबंधित है? तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आर्द्रभूमि संरक्षण से। आर्द्रभूमि संरक्षण दोस्तों 1971 में ईरान में रामसर शहर में रामसर सम्मेलन का पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जो कि आपकी जबकि आपके जो वर्तमान में रामसर साइटें हैं वो आपकी 75 हैं। तो इस प्रकार जो ईरान में जो रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था आपका 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, ठीक है। इस पर, और जबकि वर्तमान में जो आपकी रामसर साइटें हैं वो आपकी 75 हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, पारिस्थितिकी तंत्र में पादपों व प्राणियों के पारिस्थितिक संबंधों का आधार क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पोषण संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 77, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो 77 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, हरे पौधे। दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, हरे पादप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 78, शीतकालीन धुंध के मुख्य प्रेरणा हैं। शीतकालीन धुंध के मुख्य प्रेरणा हैं। तो दोस्तों आपका 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, NOx, नॉक्स और हाइड्रोक्साइड। दोस्तों नॉक्स जो है वो आपकी तीक्ष्ण ऑक्साइड है, तीक्ष्ण ऑक्साइड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां सामान्यतः एक विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं या विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं जहां सामान्यतः एक विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं या एक विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं? तो दोस्तों आपका 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, प्राकृतिक आवास। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? इनमें से कौन एक समतापी प्राणी है? तो दोस्तों समतापी जो प्राणी है वो आपका है कबूतर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस झील पर स्थित है? तो 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, लोकटक झील दोस्तों, जो कि आपकी मणिपुर में स्थित है। 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। दोस्तों यह मणिपुर में एक बिष्णुपुर के जिले में स्थित है। यह लोकटक झील का अभिन्न भाग है। जबकि दोस्तों यह केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ पार्क है ये, एकमात्र विश्व का तैरता हुआ पार्क, और लोकटक झील पर स्थित है। और यह ब्रू एंटीलर हिरण का घर है, जो दुनिया में सबसे लुप्त प्राय हिरणों में से एक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका लोकटक झील पर है, जो कि मणिपुर में यह स्थित है, मणिपुर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते दोस्तों अगला आपका
क्वेश्चन नंबर 82, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के मुख्य घटक है इस प्रकार। और जबकि आपका मीथेन का जो फॉर्मूला है वो आपका CH4 है, CH4। जबकि यह इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं आपको मीथेन को, मार्स गैस के नाम से जानते हैं आपको मीथेन को। जबकि इसका CH4 जो कि दलदली गैस के रूप में भी जानी जाती है। इसका जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है वो आपका देखने को मिलेगा, यानी कि धान के खेत से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 83, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ओजोन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 84, खाद्य श्रृंखला खालिस्तान से शुरू होती है। खालिस्तान यानी कि खाद्य श्रृंखला है वो किससे शुरू होती है? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। तो 85 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 86, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका सी, उपभोक्ता। 86 का सी। हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। और उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जो जीव मृत और क्षय करने वाले जीवों को अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। इस प्रकार जो पूछा था आपका, पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 87, तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो 87 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बाज। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, प्राकृतिक का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, गिद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 89, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 90 है जो कि आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, चक्रीय। जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का जो प्रभाव होता है वो होता है चक्रीय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20। दोस्तों हमें ये बताएं आपको प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब हम कौन सा प्रैक्टिस सेट शुरू करें। ठीक है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिस प्रकार इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट कर दें। आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि हम कौन सा आप प्रैक्टिस सेट शुरू करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।